लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है पाकिस्तान में और रूल ऑफ लॉ जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर दुनिया के ममालिक में 129 पर है। बड़े अफसोस की बात, हमने लॉ एनफोर्समेंट को हर वक्त अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल रखा था। इट इज नॉट टू सर्व पीपल। लॉ एंड ऑर्डर खराब है कराची में, पंजाब में, किधर भी होम मिनिस्टर नहीं। हर हुकूमत आती है, मैनिफेस्टो में उनका प्रायोरिटी होता है लॉ एंड ऑर्डर, पर जब हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सारा मामला खत्म हो जाता है। कि पुलिस को इंडिपेंडेंट करें, मेट्रोपॉलिटन करें, हर वक्त चाहते हैं कि पुलिस पर हमारा कंट्रोल रहे। तो पहले पुलिस जो थी वो डीएमजी के अंडर होती थी, तो एक चेक था। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? इतना कुछ करने के बाद हमें मिला क्या? पब्लिक सेफ्टी कमीशन नहीं बनाई गई। बेसिक है वो ये है कि उसको डीपॉलिटिसाइज करने का पुलिस को। कौन सा रूल ऑफ लॉ, किस रूल ऑफ लॉ के तहत आप बात कर रहे हैं? पब्लिक को सर्व करने का कंसेप्ट ही नहीं है। सेफ्टी कमीशन क्यों नहीं बन रहे? पॉलिटिशियंस मुशर्रफ साहब से मिले थे, उन्होंने इसको किल कर दिया। नहीं होने चाहिए मिलिट्री कोर्ट, बट आपने कुछ मेहनत ही नहीं की उसके बाद अपने कोर्ट्स को सही करने की। लॉ एंड ऑर्डर वाज एट इट्स वर्स्ट। हम दिन पर दिन टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं और नीचे जाते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर हम एक बहुत ही अहम और जबरदस्त किस्म का मौजू लेकर आए हैं पाकिस्तान सॉल्यूशंस अपने शो में। और आज हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस के निज़ाम की, और किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से अवाम दोस्त बनाया जा सकता है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हारून ख्वाजा साहब, मेरा साथ दे रहे हैं हस्बे मामूल इस हफ्ते, और जमील यूसुफ साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कराची में सिटीजन पुलिस लिएज़ोन कमेटी के नाम से एक बहुत जबरदस्त इदारा जो है उसकी बुनियाद रखी थी। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे कोई सवाल जवाब शुरू करें, हारून ख्वाजा साहब, मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा ये एक इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि आप काफी अरसे से जमील साहब के साथ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान प्लान में आपने इनके साथ काफी रिसर्च और दीगर सॉल्यूशंस जो बनाए, उनके बारे में भी थोड़ा नाज़रीन को बताइए। जी थैंक यू रजा। वी आर लकी, आज हम जमील साहब को घेर के ले आए हैं प्रोग्राम में। ही इज अ बिजी पर्सन एंड जमील साहब और मैं, हम लोग 1998 से इकट्ठे काम कर रहे हैं। सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और जमील साहब का मैं थोड़ा तारुफ करा दूं। लेट 90s में कराची के गवर्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब थे और उनके साथ मिलकर जमील साहब ने CPLC एस्टैब्लिश की। ही वाज द co-founder and chief of CPLC from 1989 to 2003। और जैसे आपने बताया कि ये वो रवाबत वगैरह, जमील साहब भी बताएंगे, वो रवाबत से भी बहुत ज्यादा काम पुलिस के अंदर किया और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर किया। Jamil Saab is also the director of Asia Crime Prevention Foundation. Jamil Saab को माशाल्लाह सितारा शुजात 1992 में for gallantry services president of पाकिस्तान ने अवार्ड किया था। और स्पेसिफिकली आपको पता है ये जो हम सीरीज कर रहे हैं पाकिस्तान प्लान, एक जो पाकिस्तान के 36 बेहतरीन प्रोफेशनल्स ने बनाया, होम ग्रोन प्लान और ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान सक्सेसफुली, उसकी सीरीज में हमने जो 14 प्रोग्राम्स करने हैं उसमें 3 हम कर चुके हैं। एग्रीकल्चर पे कर चुके हैं, हाउसिंग पे कर चुके हैं और IT पे। एग्रीकल्चर में डॉक्टर हामिद जलील लेकर आए, IT पे सजाद करमानी साहब और जवाद असलम साहब हाउसिंग पे, और लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको जमील साहब हेड करते हैं। एंड यू नो वी आर वेरी लकी, जमील साहब जैसी शख्सियत पाकिस्तान प्लान का हिस्सा है। आज का हिस्सा नहीं है। जमील साहब आपको याद होगा, मैं दोहरा देता हूँ, अगस्त 15, 1998 को जमील साहब ने, हमारा जो ग्रुप था, गवर्नर हाउस लाहौर में पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये प्रेजेंट किया था कॉन्सेप्ट। उस वक्त इसको हम मेट्रोपॉलिटन पुलिस कॉन्सेप्ट कहते थे, जो कि पहली द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिप्लेस द पुलिस एक्ट ऑफ 1861, ये उस दिन से ये शुरू हुआ था काम। वो जमील साहब आगे बताएंगे उसकी डिटेल्स। जमील साहब आल्सो इज एन एक्सपर्ट इन सॉल्विंग किडनैपिंग फॉर रैंसम, उसके एक्सपर्ट हैं। और जमील साहब ऑब्वियसली एक्चुअली बिजनेसमैन है, एक्चुअली कराची के एक वेल नोन बिजनेसमैन है पाकिस्तान के। इज द चेयरमैन ऑफ TPL ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी भी है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है।
Jamil Saab also is the founding trustee of Panah, which is a shelter home for distressed women. And last but not least, और भी बड़ी चीजें हैं, तो just to concisely wrap it up, एक अमेजिंग काम जो जमील साहब अब कर रहे हैं वो बैतुल सुकून हॉस्पिटल है कराची में, जो कि कैंसर का है, और इसमें बिल्कुल आप समझिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरह उसके लेवल है, और उसमें जीरो चार्ज, जीरो एब्सोल्यूट जीरो चार्ज होता है, और एनीवन कैन वॉक इन। उसमें अमीर गरीब जो मर्जी, और ये ना नहीं कहते, हर किसी को दे। इट्स जस्ट अ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट। तो जनाब मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है जमील साहब की, और जितनी भी चीजें और भी बड़ी चीजें। तो बहरहाल ओवर टू यू रजा, आप सवाल शुरू करें तो फिर मैं भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू हारून साहब, बहुत आपने तफसील में वो वाली बातें जो नाज़रीन को पता होनी चाहिए थी जी। तो जमील साहब ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है पाकिस्तान में, और रूल ऑफ लॉ जो इंडेक्स है, जो कि एक आलमी मेजर होता है, मुख्तलिफ कंट्रीज की परफॉर्मेंस को वो कंपेयर करते हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो मतवातिर उसके नंबर्स नीचे होते हैं। मसलन ये कि जो उसकी रीसेंट रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान का नंबर दुनिया के ममालिक में 129 पर है, उसके बरक श्रीलंका 74 पर है, इंडिया 77 पे है, चाइना 95 पे है, ईरान भी एक हमसे ऊपर है 119। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान नीचे, और पाकिस्तान का कंसिस्टेंटली नीचे रहता है, बल्कि गिरता ही रहा है। मैंने तो ये देखा है माजी में, पिछले 8-10 साल में तो यही हो रहा है। ये हमें बताइए कि इसकी क्या बुनियादी क्या वजह है, लॉ एनफोर्समेंट की और रूल ऑफ लॉ के मसाइल जो हैं ये हैं क्या, और क्यों ये पाकिस्तान की जो है रैंकिंग इतनी लो है? देखिए साहब, थैंक यू कि हारून साहब ने इतनी बातें की हैं, नो दैट माशाल्लाह हमें खुशी होती है सर्विंग द कंट्री एंड अच्छा काम हो। जैसे आपने ये कहा कि क्यों पाकिस्तान की रैंकिंग, बड़े अफसोस की बात हालांकि कि आप देखिए ये इसलिए है कि हमने लॉ एनफोर्समेंट को हर वक्त अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल रखा हुआ है। इट इज नॉट टू सर्व पीपल। सीधी ये अगर सर्विस ओरिएंटेड होता है लोगों के लिए तो ये हमारा कंसेप्ट होता ही नहीं है, जैसे और आप सीरियसनेस की बात देख लीजिए। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कराची में, पंजाब में, किधर भी होम मिनिस्टर नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है होम मिनिस्ट्री का, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर को सीरियसली लिया जाए। जैसे देखिए आर्मी जो है ना, एक्सटर्नल डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए है बेसिकली, राइट, एंड दे आर एन एक्सेलेंट फोर्स। क्यों? बिकॉज उनका चेन ऑफ कमांड अलग है, उनका कोई पॉलिटिकल कंट्रोल के अंडर नहीं है, उनका डिसिप्लिन भी है, सब चीजें तो वो है। इसी तरह से पुलिस इंटरनल डिफेंस के लिए है, और इंटरनल डिफेंस आप 365 दिन यूज करते हैं। एक्सटर्नल डिफेंस को तो ना यूज करना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, बट हमने तो 2 ही दफा यूज की है अब तक, एंड वी होप वी डोंट हैव टू यूज इट अगेन। बट हम इंटरनल डिफेंस को सीरियसली लेते ही नहीं। हर हुकूमत आती है, मैनिफेस्टो में उनका प्रायोरिटी होता है लॉ एंड ऑर्डर, पर जब हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सारा मामला खत्म हो जाता है। फिर वो चाहते हैं कि हम अवाम पर रूल करें, जैसे ब्रिटिश रूल कर रहे थे हम पर, सिर्फ वो चले गए, बाकी उनका रूल वैसे का वैसे ही चले आ रहा है। ओके, और इसमें हारून साहब का भी बिग क्रेडिट है कि 98-99 में जब 97 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कुछ सब्जेक्ट्स को रेस करें, इश्यूज। इसी में पुलिस रिफॉर्म्स की बात आई थी। हालांकि बेतहाशा कमीशंस बन चुके हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई थिंक 30-40 कमीशंस बने हैं, रिपोर्ट्स बनी हैं कि पुलिस को इंडिपेंडेंट करें, मेट्रोपॉलिटन करें, थिंग्स लाइक दैट, बट कभी भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। ओके, इतनी सैड बात। वो फर्स्ट टाइम था जब हारून साहब बात कर रहे थे कि गवर्नर हाउस सिंध में बात हुई, मेट्रोपॉलिटन पुलिस बनाने का गो हेड भी दे दिया था। मोइनुद्दीन हैदर साहब वाज द गवर्नर उस वक्त, नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर। क्रिटिसाइज करना तो आसान है, सारे पॉलिटिशियंस का किधर न किधर वो रहा है ड्रॉबैक्स, कि अनफॉर्चुनेटली वो हर वक्त चाहते हैं कि पुलिस पर हमारा कंट्रोल रहे, और उसकी वजह से वो थोड़ा डिले हुआ। बट
पॉलिसी थी, उनकी गवर्नमेंट चली गई, अगर नहीं जाती तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक रियलिटी हो जाता। तो कराची का मेट्रोपॉलिटन पुलिस जब बनता तो वो एक बड़ा रोल मॉडल हो जाता, बिकॉज एक तो CPLC था, सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी था कुशन करने के लिए। देखिए ना, फखरुद्दीन साहब ने क्या किया था, एक CPLC का एक कंसेप्ट फ्लोट किया था कि किसी पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक सिटीजन बॉडी के पास जाए जो पुलिस के साथ लिएज़ॉन करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। एक छोटा सा कंसेप्ट था ये। मेनली इट वाज नॉट एन ओवरसाइट बॉडी और एनीथिंग, बट आहिस्ते आहिस्ते करके जब हमने देखा कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट पर हम इन्वेस्ट करते ही नहीं है पैसे, प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्टेज ऑफ फोर्स है, और किडनैपिंग फॉर रैंसम उस वक्त बढ़ गई थी इतनी सारी। तो हमारा रोल जो था वो पुलिस वही ऑर्थोडॉक्स जमाने से, जब किसी के फैमिली मेंबर किडनैप हो तो उसी फैमिली को पूछे आप अपने रिश्तेदारों का लिस्ट हमें दे दीजिए। जब वो पूछे भाई क्यों लिस्ट दे रहे, कहते हैं ये आपके रिश्तेदारों को भी पता है ना आपके पास कितनी दौलत है कि वो कितने पैसे दे सकेंगे किडनैपर को। तो किडनैपर तो चाहता है कि पैसे मिले, और वो आपके कोई रिश्तेदार ने किडनैप किया होगा, वो तो किसी को नहीं पता दौलत। आप देखिए क्या सिली कंसेप्ट माइंड में। हमारा रोल आ गया, हमने उनके कोऑर्डिनेट किया, लिएज़ॉन किया, और अनफॉर्चुनेट बात थी कि इतना हमने स्टडी कर लिया कि स्लोली जैसे बताया हारून ने, आई बिकेम अ ट्रेन नेगोशिएटर फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम। एक तरह का साइकी है, कौन गिवन फर्स्ट करता है, किडनैपिंग फैमिली या क्रिमिनल। क्रिमिनल थक जाएगा तो जल्दी सौदा करके फारिग करेगा आपको, आप थक जाएंगे पहले तो आप पैसे ज्यादा देके बैठ जाएंगे। ओके, और वहां के कंट्रोल रिस्क फॉरेन ब्रिटिश कंपनीज हैं जो लोग इंश्योर्ड है उनके लिए आती थी, और हमने उस लेवल पर ले गए कि ब्रिटिश कंपनी को आने की इजाजत ही हमने नहीं दी पाकिस्तान में टू डू एनी नेगोशिएशंस, बिकॉज वो आते थे, बहुत ज्यादा पेमेंट कर देते थे, तो किडनैपिंग और ज्यादा फ्लरिश हो रही। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ सिंपल, कि हमने टेक ओवर किया कि ये तो सॉल्व हो सकते हैं। लकीली कोर कमांडर साहब या जनरल आसिफ नवाज साहब थे, उनके कोई रिश्तेदार किडनैप हुए बच्चे, ड्राइवर ले गया था, उसके नेगोशिएशंस में मैंने फैमिली मेंबर्स को हेल्प किया, पूरा एंड तक पहुंचाया। तो वो इतने इम्प्रेस हुए और कि उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की 1-to-1। मैंने कहा इनको पकड़ना बहुत आसान है, पुलिस के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो डिवोट करें, हमारे पास कोई स्पेशलाइज सेल्स ही नहीं है, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता पुलिसिंग में, होम डिपार्टमेंट नहीं है। ये तो इस तरह से हुकूमत चल ही नहीं सकती है। रूल ऑफ लॉ होगा तो लोग आपके पास आके इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इसमें कोई शक। आप जाएं लेके दुनिया भर में इंसेंटिव्स दें आने के लिए, नहीं आना चाहते। फॉरेन इन्वेस्टर चाहता है कि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और जुडिशरी सही हो, कि अगर उनके साथ कोई गलत चीज हो तो वो सूट फाइल कर सके और क्लेम कर सके। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है, वरना हमारा मुल्क तो कैन बी, जब दुबई जैसा मुल्क छोटा, सारी दुनिया का सबसे महंगा शहर है और सारे लोग वहां जाते हैं, तो हमारे लोग भी अच्छे हैं, और ये तो किधर से किधर प्रॉस्पर कर सकता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बट बहरहाल ये उन्होंने एक टीम बना दी, और क्या दिया उन्होंने एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के 3 ऑफिसर, एक कर्नल, एक मेजर, एक कैप्टन दिया, चौथा आदमी मैं था, और हम 4 बैठ के सारा नेगोशिएशन देखते थे, कैसा कहाँ रैंसम लिया, फोटोग्राफी की हमने, नाइट फोटोग्राफी मंगाई, ये सब डेटा किया। और फ्रॉम नवंबर 1990 हर 15 दिन बाद हम एक गैंग बस्ट कर रहे थे, इतना हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। बाय द एंड ऑफ 91 बिगिनिंग 92 किडनैपिंग फॉर रैंसम को हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, वरना ये एक कोलंबियन शहर होता, लोग बिजनेस छोड़ के यहाँ से जा रहे थे। तो यही हुआ। देखिए, एक मिसकंसेप्ट था कि एक बहुत बुरा हाल है, हम नहीं सही कर सकते हैं, जो अभी भी इंटरनेशनली है। हमारे क्रिमिनल तो फिर भी बहुत शरीफ है, मैं ये कहता हूँ। ये बिल्कुल श्रीलंकन के टेररिस्ट की तरह नहीं है, इंडियन के टेररिस्ट की तरह नहीं है कि वो बिल्कुल ही हार्ड कोर है। अगर वो आ जाए तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाए इस चीज के अंदर। बट एनीवे ये चीज बनी, इसी को परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ऑन किया, बिकॉज मोहिउद्दीन हैदर साहब उनके इंटीरियर मिनिस्टर बन गए,
तो उन्होंने देखा था प्रेजेंटेशन गवर्नर हाउस में जब हुई मेट्रोपॉलिटन पुलिस का, उन्होंने मुझे भी वहाँ इन्वॉल्व कर दिया कि आप आ जाएं इंटीरियर मिनिस्ट्री में, वन ऑफ द 4 बना के ग्रुप में मेंबर बनाया। वहां पे हमने पुलिस रिफॉर्म्स के पूरा सारी स्टडीज करके पूरा बनाया, जिसकी वजह से एक पुलिस ऑर्डर 2002 निकला। जो पुलिस ऑर्डर 2002 था वो एक जापानीज मॉडल ऑफ पुलिसिंग में था। जापानीज मॉडल ऑफ पुलिसिंग दुनिया का बेस्ट मॉडल है। इसमें आप बताइए कि रेट ऑफ कन्विक्शन भी 98% है। वो 2% जो एक्विट होते हैं वो उसकी फिक्र करते हैं। हमारे यहाँ 98% एक्विटल है, हमको फिर भी फिक्र नहीं होती कि क्या हो रहा है। हम 2% कन्विक्शन भी, विच इज ऑल्सो एंड पॉइंट, 2% ऑफ दोज विच जो रजिस्टर हुए हैं केसेस, 2% वो जो हमारे ट्रायल के लिए गए हैं। तो आप बताइए कितनी सीरियस बात है। आप कॉन्फिडेंस से इंस्पायर कर ही नहीं सकते। इतनी भी डिप्लीटेड फोर्स के साथ फिर भी गनीमत है कि आप फिर भी अच्छा कर पाते हैं। बट जमील साहब, मैं जरा इंटरजेक्ट करूं इसमें थोड़ा सा, वो अब ये जो सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और आई थिंक एक प्रोग्राम काफी नहीं होगा, विल हैव टू डू सेवरल। और इट्स लिंक्ड विद मेरी आपसे जो बात हो रही थी और हुई है साल से, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें क्राइम होता है, फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर प्रोसिक्यूशन है, फिर कोर्ट्स हैं, फिर प्रिजन्स हैं। इंशाल्लाह हम 1 by 1 इन सब पे बात करेंगे। लेकिन अभी आप जो पुलिस ऑर्डर 2002 की बात कर रहे हैं कि यानी कि वो 1861 का जो पुलिस एक्ट है उसको चेंज करके एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ पुलिस बेस्ड ऑन द जापानीज पुलिस वो लाने का, तो अब सवाल जमील साहब ये है कि 2002 में आप यू वर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अ न्यू पुलिस ऑर्डर 1861 के ऑर्डर को रिप्लेस करके 2002 में। तो अब फास्ट फॉरवर्ड 21 साल हम इस वक्त 2023 में बैठे हैं, तो पुलिस तो वो कम से कम पहले वो कहते हैं कि जी, अब जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि पहले पुलिस जो थी वो डीएमजी के अंडर होती थी, ब्यूरोक्रेसी के अंडर होती थी, तो एक चेक था। और वो लोग भी यही कहते थे, आपको याद है, वो हमें कहते थे कि ये मत करें, इस वक्त ये हमारे अंडर है, ये बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ इस वक्त। पुलिस इस वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं है, उनका कंट्रोल भी चला गया, और वो जो पब्लिक ओवरसाइट जो आपने कंसीव की थी वो भी नहीं है। तो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? इतना कुछ करने के बाद हमें मिला क्या? नहीं, हाँ साहब, बिल्कुल आपने सही एनालिसिस दिया। बट ये कहना कि पुलिस किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है, वो इसलिए है कि पूरा ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया। पुलिस ऑर्डर तो चला ही नहीं। पुलिस ऑर्डर 2002 बना। 2002 बनने के बाद मैं वो पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बिकॉज वो बायस जैसा लगेगा। आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है वो लगेगा जैसे हम किसी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस ऑर्डर को कंटिन्यूसली वो चेंज करते रहे। 2003 में चेंजेस लाए, 2004 में चेंजेस लाए, अभी इंप्लीमेंट किया नहीं। एंड पंजाब वाज अ प्रोविंस जिसने सबसे ज्यादा अपोज किया पुलिस ऑर्डर को। सिंध में फिर भी चालू हुआ। पब्लिक सेफ्टी कमीशन नहीं बनाई गई सही तरह। फेडरल बन गई, फेडरल पब्लिक सेफ्टी कमीशन बन गई जिसमें मोहिउद्दीन साहब थे और लोग थे। बट उनको चलने पब्लिक सेफ्टी कमीशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ताकि व्यूअर्स को समझ आ जाए। पब्लिक सेफ्टी कमीशन का जो बेसिक है वो ये है कि उसको डीपॉलिटिसाइज करने का पुलिस को फ्रॉम द पॉलिटिशियंस एंड दिस थिंग। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके अंदर आधे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, आधे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं सिविल सोसाइटी के, जो जिनका मैन ऑफ रिप्यूट है। जैसा एक तरह का ये क्यों है, बड़ा अच्छा फिट होता है जैसे हमारा सीपीएलसी था। करके दिखाया ना कि अगर सिविल सोसाइटी को आप इन्वॉल्व करें रूल ऑफ लॉ में, लॉ एनफोर्समेंट में, एक कॉर्पोरेट कल्चर आ जाएगा पुलिसिंग के अंदर, जो कॉर्पोरेट कल्चर नहीं एग्जिस्ट करता। पुलिसिंग तो क्या आपके कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कॉर्पोरेट कल्चर लाना जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और लोग खुशी से आए उसमें करने के लिए। तो ये पब्लिक सेफ्टी कमीशन के जो टिंकरिंग करते गए, ये सिंध में भी बना, अब यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी कमीशन भी है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को उसके साथ मिला दिया, जिसकी जो मर्जी आए वो खेलता रहा पॉलिटिशियन, बिकॉज सीरियसली किसी ने उसको इम्प्लीमेंट करने की नहीं कोशिश।
देखिए दोनों इंस्टीट्यूशंस थी। पब्लिक सेफ्टी कमीशन था जो आईजी फेडरल गवर्नमेंट से 3 नाम आएंगे, उनमें नाम जो चूज करेंगे जो गवर्नमेंट है पॉलिटिकल पावर के, वो एक नाम चूज करेंगे। चूज पॉलिटिकल पावर्स ही करेंगे, इसमें वो नहीं कि उनसे पावर्स लिए गए या कोई घबराने की बात है, नहीं, ऐसी चीज ही नहीं है। चूज वो करेंगे सिर्फ ये कि मेरिट पे नाम आएंगे, और जापान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि 3 नाम आए और जो नंबर 1 सीरियल पे है हर वक्त उसी को अपॉइंट करते हैं वो। मतलब अगर 1 को छोड़ के 2 पे जाएंगे तो भी उंगली उठेगी कि 1 को क्यों नहीं किया। देखिए ये है सीरियसनेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट कि आप बेस्ट आदमी को रखें जो सर्विस ओरिएंटेड हो, पब्लिक को सर्व करने को तैयार हो और रूल ऑफ लॉ को करने के लिए तैयार हो। 6 मेंबर्स, उसमें 2 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हैं, उनका भी रोल है, रूलिंग पार्टी के 2 मेंबर्स हैं। इस तरह से जाके आपका होम डिपार्टमेंट ये मिला के, होम मिनिस्टर मिला के 6 मेंबर्स इनके हैं, 6 सिविल सोसाइटी के हैं, और 6 सिविल सोसाइटी के देखिए आप बैंकर्स ले रहे हैं, इनको ले रहे हैं, आपकी पॉलिसी बेहतरीन होगी। और वो बजटिंग जो है, क्या खर्चा करना है, किधर स्पेंड करना है पैसा, किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, हाउ मच, इतना फाइनेंशियल पैसा वेस्ट हुआ है पुलिसिंग पे कि एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने रिसोर्सेज नहीं लगाए, पैसे गए हैं, पानी की तरह डाले गए हैं। लाइक कैमरा सिस्टम्स ऑन द सिटी 3-3, 4-4 दफा लगे हैं, मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं देते। तो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का जो बोर्ड है ये सब चीजों को वो देखेगा कि पुलिस को पैसा कितना चाहिए, कितना उसका सिस्टम है, उसकी ऑडिट है, उसकी क्या चीजें हैं, वो सब चीजें इन प्लेस हैं या नहीं। दूसरी तरफ से और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हो, और पुलिस को अगर कोई छेड़े या हटाए या कुछ करे तो वो भी पब्लिक सेफ्टी कमीशन में आ सकता है। एक उसके साथ पैरेलल दूसरी बॉडी चल रही है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ये है जो किसी को भी पुलिस के खिलाफ कंप्लेन है या पुलिस को कोई कंप्लेन है, दे कैन कम टू दैट बोर्ड। तो जब ये ट्रांसपेरेंसी होगी, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी, तो देखिए नाजायज चीजें, इलीगल डिटेंशन, ये चीजें आप जो आज क्रिटिसाइज करते हैं कि घर में रेड मार कर गया, वारंट नहीं था, आपने सिस्टम में नहीं लाया। कौन सा वारंट, कौन सा रूल ऑफ लॉ, किस रूल ऑफ लॉ के तहत क्या आप बात कर रहे हैं। हर हुकूमत जब अपोजिशन में होती है तो इतनी अकल की बात करते हैं कि हम आएंगे पावर में तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, और जब पावर में आते हैं तो नहीं करते हैं। यही चीज मैंने परवेज मुशर्रफ साहब से कहा था कि आप प्लीज ये लाइए, आपको पता है यू आर लकी टू बी द प्रेसिडेंट। तो उन्होंने मुझे पूछा कैसे, मैंने कहा देखिए वन मिस्टेक विच नवाज शरीफ साहब डिड वाज, जैसे चीफ ऑफ आर्मी साहब आपको हटाया, उन्होंने आईजी सिंध को कहा था कि एयरपोर्ट में जाके उनको अरेस्ट करें, ओके, फॉर सम रीजन और व्हाटएवर इट वाज, और आईजी साहब चले। अगर आप पुलिस ऑर्डर कर लिए होते, अगर नवाज शरीफ साहब पूरा इंप्लीमेंट हो जाता, उनको टाइम मिलता, तो वो आईजी को कहते इलीगल ऑर्डर, आईजी नहीं सुनता। He would not have gone. Had he not gone to the airport, you would have not been the president. It would have been a normal takeover or changeover in a normal procedure style. तो देखिए आप, तो प्लीज, मगर उनका क्या हुआ, नहीं किया। पुलिस ऑर्डर बनाने के बाद बदकिस्मती है कि उन्होंने चेंज करते गए। उन्होंने भी वही हरकत की कि चीफ जस्टिस को बुलाया घर पे, उनके साथ बात की और पुलिस को ऑर्डर किया कि चीफ जस्टिस को अंडर हाउस अरेस्ट करें। पूरा लॉयर्स का बॉडी बना, पब्लिक आउटक्राई हुई, उस दिन से परवेज मुशर्रफ साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ। देखिए आप, और अगर ये बना देते, वो पुलिस ऑर्डर इंप्लीमेंट करते, और वो पुलिस ऑर्डर के तहत अगर वो ऑर्डर करते पुलिस ऑफिसर्स को कि जाके उनको अरेस्ट करिए, वो करिए, वो रिफ्यूज करते, दे वुड हैव नॉट फॉलोड द ऑर्डर्स। दैट इज द लेवल आपको चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट वो लेवल का चाहिए। एंड पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पुलिस को प्रोटेक्ट करती है। तो आप देखिए पब्लिक को सर्व करने का कंसेप्ट ही नहीं है। देखिए ना, रूल ऑफ लॉ में सर्विस टू द पब्लिक है। 99% काम तो पब्लिक का, आम पब्लिक का है। ये टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल जस्ट 1% जो
जो नहीं होते नॉर्मली। बिल्कुल। और 10 साल तक कहाँ हुए? जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट पे हटा दिया, फिर परवेज मुशर्रफ साहब आए, उसके बाद वापस पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। दे कंप्लीटेड फॉर 5 years और दे हैड कंप्लीटेड एवरीथिंग। इमरान साहब वांटेड टू टॉक अबाउट इट, बट देखिए आप नहीं लाए। अब देखिए वही अपने चीफ मिनिस्टर परवेज राय साहब बैठे, नहीं लाए। कुछ पुलिस ऑर्डर में कुछ किया ही नहीं उन्होंने, ना उन्होंने इंडिपेंडेंट किया, ना उसको एम्पावरमेंट किया। क्यों नहीं करते जमील साहब? व्हाई डोंट पॉलिटिशियंस अंडरस्टैंड कि ये कंट्री की भी बेनिफिट में और उनके भी बेनिफिट में? बिल्कुल। हारून साहब, आपको पता है, आप इतना डील कर चुके हैं पॉलिटिशियन से, जितना क्लैरिटी आपको है, मेरे ख्याल है बहुत कम लोग हैं इन दिस कंट्री जिनको इतनी क्लैरिटी ऑन ऑल सब्जेक्ट्स है, मेहनत की भी। ये देखिए, जब भी पुलिस ऑर्डर क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ, मुशर्रफ साहब ने करने के बाद, देखिए जापान में भी जो आया पुलिस ऑर्डर, जनरल मैकार्थर, यूएस फोर्स का, इन्वेडिंग फोर्स का जनरल ने वहां पे ये पुलिस ऑर्डर लाया, उधर पब्लिक सेफ्टी कमीशन। तो हम भी खुश हुए कि चलो जनरल साहब आए, मुशर्रफ साहब, लेट्स, हमने भी उनको यही इनकरेज किया कि वहां भी जनरल किया था, आप भी यहाँ कर लें, आप भी एक लैंडमार्क हिस्ट्री बन जाएगी। और हो सकता था, उन्होंने बनाया, उनको पॉलिटिशियंस ने गुमराह किया। हम आपको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा पुलिस ऑर्डर लाएंगे तो फिर आप हम इलेक्ट नहीं होंगे पूरे, हम पुलिस को यूज नहीं कर सकेंगे हमारे इलेक्शन कैंपेन में, हम उनको यूज नहीं करेंगे तो मेजोरिटी में नहीं आएंगे, जब मेजोरिटी में नहीं आएंगे तो प्रेसिडेंट साहब आपको हम लाइफ टाइम प्रेसिडेंट कैसे बनाएंगे? वी नीड 2/3 मेजोरिटी। अब आप देखिए, अब वो एक मिलिट्री डिक्टेटर जैसे चल रहा था, 3 साल चलता, बेहतरीन करके उन्होंने ले लिया था ना मैंडेट, सुप्रीम कोर्ट ने भी मैंडेट दे दिया था उनको, दे हैड फुल मैंडेट, राइट? बट व्हेन अ मिलिट्री डिक्टेटर बनना चाहता, एक डेमोक्रेटिक मिलिट्री डिक्टेटर, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं भाई। तो जमील साहब, मैं अगर इसको समराइज करूं, फिर रजा, आई गिव द माइक टू यू। बेसिकली व्हाट जमील साहब इज सेइंग है, इसके लिए एक लंबा ये है, इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये सिर्फ पुलिस नहीं है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पुलिस, तो आगे हम बात करेंगे प्रोसिक्यूशन की भी, फिर हम कोर्ट्स की भी करेंगे, प्रिजन्स की भी करेंगे, लेकिन आज पुलिस के ऊपर है। उसमें बेसिकली जमील साहब ने जो काम किया है कि वो 1861 का एक्ट 2002 में पुलिस ऑर्डर के थ्रू चेंज हुआ, लेकिन वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जैसा कि वो लॉ बना था। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पब्लिक ओवरसाइट थी कि उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग, वो इकट्ठे होकर एक बोर्ड बनता था जो कि पुलिस को ओवरसी करता था, उसका पब्लिक सेफ्टी कमीशन उसको कहते हैं, साथ एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ये कॉन्सेप्ट करने ही नहीं दिया गया, जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने नहीं किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि वो जो क्रिटिक इसकी होती है कि वो पहले डीएमजी की ओवरसाइट थी, वो भी खत्म हो गया, और ये पब्लिक ओवरसाइट भी नहीं आई, इसलिए पुलिस जो है वो इस वक्त जो है ना, वो बिल्कुल खुले डुले चल रहे हैं। ओवर टू यू रजा। जी नहीं, बिल्कुल, ये ओवरसाइट के मसले और सिटीजन फ्रेंडली पुलिस बनाना, ये तो उन्होंने काफी सारी पब्लिक सेफ्टी कमीशन का कॉन्सेप्ट भी बताया। एक्चुअली मुझे भी इत्तेफाक हुआ था 2002 से 2006 तक एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम था, उस वक्त वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और उसमें यही वाले इश्यूज आ रहे थे कि सेफ्टी कमीशंस क्यों नहीं बन रहे, और फिर वो पॉलिटिकल जो जिक्र कर रहे हैं जमील साहब, उस वक्त बिल्कुल जो पॉलिटिशियंस मुशर्रफ साहब से मिले थे, उन्होंने इसको किल कर दिया अनफॉर्चुनेटली, जो अच्छी चीजें थी उस पुलिस ऑर्डर 2002 की। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आजकल जमील साहब ये जो हो रहा है, आपने देखा है कि इतने ज्यादा मैस अरेस्ट हुए हैं अभी ये 9 मई के इंसिडेंट्स के बाद, उसमें भी वो उसकी सियासी डायमेंशन तो अलग है, या फौज का जो भी वो अलग है, लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म आ रहा है पुलिस पे, अभी आपने भी उसकी तरफ इशारा किया था कि जी वो रेड्स हो रहे हैं घरों में, एक्सेसेस हो रही हैं, खवातीन के साथ मुबैना तौर के ऊपर जो है हैवी हैंडेडनेस, ये जो आपने भी अभी कहा कि सिस्टम में लाए ही नहीं उसको, तो हम इसको कैसे, आप इसको कैसे, आपने देखा तो होगा, क्लोजली फॉलो तो किया होगा, कराची में भी बहुत अरेस्ट हुई हैं, हर पूरे पाकिस्तान में हुई हैं, तो कैसे पुलिस को हम कैसे ये कर सकते हैं कि ठीक है, अगर उन्होंने अरेस्ट करनी भी है, कानून नाफिज करना है, तो उसका कोई एसओपी, कोई तरीकाकार होना चाहिए, और कोई उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, कौन सा ह्यूमन राइट्स का लॉ यहाँ पे है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है?
जब खुद पावर में होते तब किया था, दे डिड द सेम थिंग। सारे पॉलिटिशियंस पर केसेस बने, जाली केसेस बने, कन्विक्शंस नहीं हुई है, एंड उनके साथ भी वही हाल हुआ जो पहले किसी के साथ हुआ। अभी भी क्या, जो लोगों के घरों में जो जहां रेड करते हैं तो पुलिस नहीं करती। अब जब पॉलिटिशियंस के उनके लिंक के रेड हो रहे हैं तो वो शोर कर रहे हैं। तो किसने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की कि रूल ऑफ लॉ हो? किसी ने ट्रांसपेरेंसी लाए इसमें? जैसे हारून साहब बता रहे हैं, देखिए दूसरा चीज था आपका जुडिशियल रिफॉर्म्स, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे, कितना ब्यूटीफुल प्रोग्राम था एक्सेस टू जस्टिस का, कितने उसकी फाइंडिंग्स अच्छी थी। स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स था जो डेली डिस्प्यूट्स को सेटल करे। आपके कोर्ट सुबह में चलते हैं, दोपहर में बंद होते हैं, खाली होते हैं। आप ऑनररी मैजिस्ट्रेट्स बनाते, ऑनररी जेपीस बनाते, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स चलाते, आप छोटे छोटे चीजों को, स्मॉल फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करते। यहां तो सालों की जरूरत ही नहीं है, ज्यादातर आईक्यू की जरूरत है। हारून साहब ने खुद हेड किया, जब आए नवाज शरीफ साहब ने एक मिलिट्री कोर्ट एस्टैब्लिश किया था, आपको याद है 98 में सिर्फ 2 केसेस चले थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो मिलिट्री कोर्ट्स को थ्रो आउट कर दिया। हारून साहब कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो 2 केसेस। एक थे जिसमें हमने नॉमिनेट किया था कौन 2 लोग कराची में हैं जिन्होंने क्राइम किया था, जिनको ट्रायल करें। एक था रेपिस्ट, उसने 1 हफ्ते में 3 लड़कियों को रेप किया था, उसको ले गए थे ये मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में। और दूसरा एक और था टेररिस्ट, जो भले मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा हूं, जिसने मर्डर्स किए थे और डिस्प्यूट्स किए थे। हारून साहब पर्सनली बैठे हैं, वो कोर्ट्स बनी हैं, कोर्ट्स को गाइड किया है और इतना मेहनत किया उसके अंदर एविडेंस लाने के लिए। 3 बच्चियां कोर्ट में आई हैं, तीनों की आइडेंटिटी हिडन रही है, सीपीएलसी ने भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की। ट्रायल चला 1 हफ्ता, उसको डेथ सेंटेंस हुई और उसको हैंग कर दिया। रेपिस्ट था, अरेस्ट भी मैंने किया था टेक्नोलॉजी के यूज से, जैसे हम पकड़ते थे किडनैपर्स को। उसने जो तीसरी बच्ची को रेप किया था उसको 2 दिन रखा था। वो 2 दिन हमारे लिए काफी थे डेटा कलेक्ट करने का, मालूम करने का किसको है, क्या उसने यूज किया, मेथोडोलॉजी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह है was kind कि हमने जैसे वो बच्ची घर आई है उसी रात को हमने उसको उठा लिया और वो आइडेंटिफाई भी कर लिया बच्चियों ने, और उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं हुई। अब हम मिलिट्री कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, बट उन बच्चियों को पूछे, उनके माँ बाप को पूछे, उनका व्यू क्या है इस मिलिट्री कोर्ट के बारे में। वो तो कहेंगे ये तो बेहतरीन निजाम, उनको बच्चियां भी, जस्टिस भी मिल गया। दूसरा टेररिस्ट भी यही था जिसने काफी सारे कत्ल किए थे, 2 केसेस हुए थे, माशाल्लाह से दोनों को डेथ सेंटेंस हुई थी, दोनों एग्जीक्यूट हुए थे, बाद में वो कोर्ट खत्म हो गए। ठीक है, नहीं होने चाहिए मिलिट्री कोर्ट, बट आपने कुछ मेहनत ही नहीं की उसके बाद अपने कोर्ट्स को सही करने की। तो कर दिया, बंद तो कर दिया आपने। व्हाट सिस्टम हैव यू यूज्ड? ये पॉलिटिशियंस के केस ओवरनाइट चलते हैं, रोजाना चलते हैं, दूसरे केसेस का हाल क्या हो रहा है? देयर इज नो जुडिशियल सिस्टम फंक्शनिंग। उनको तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट्स की हैं, प्रॉपर्टीज की हैं, चीजों का है, गवर्नेंस की हैं, दे आर ऑल नॉट बी डन। तो ये पूरा जैसा आम है, जो आपको पता है आज भी आपका जो जुडिशियल सिस्टम कहता है, जो विटनेसेस हैं, आप अगर किसी केस में विटनेस बन गए तो इससे बड़ा अजाब आप पे नहीं आ सकता। आप कुछ समन सर्व होंगे रात के 12 बजे, सुबह 8 बजे आपने कोर्ट में जाना है, 8 बजे आप जाएंगे, 1 बजे तक बैठेंगे, केस डिसमिस, नया डेट, नया डेट, नया डेट, नो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, नो टाइम फ्रेम्स। आपने टेररिस्ट कोर्ट बनाए, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए, उसको भी खराब किया। कैसे खराब किया? आपने एक प्राइम मिनिस्टर को ट्रायल कर दिया एटीसी के अंदर, जो नवाज शरीफ को हाईजैकिंग। एटीसी इसलिए नहीं बना था कि आप अपने पॉलिटिकल गेन्स, ये भी देखिए आप, वो मुशर्रफ साहब ने गलत किया। He misused the ATC for trial of a prime minister for hijacking a plane when he was not there. Okay, तो हम अपने जो हमको सूट करता है, हम जिस पावर में होते हैं वो यूज कर रहे हैं, तो फिर कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। पब्लिक शुड डिमांड कि जी अभी पुलिस रिफॉर्म्स आए, पुलिस को आंसरेबल करें कम्युनिटी को, बहुत ही जरूरी है। और इतना आसान है
पुलिसिंग को सिस्टम को सही करने के लिए कि इतनी डिप्लीटेड पुलिस फोर्स के बावजूद भी माशाल्लाह से आपका क्राइम लेवल इज नॉट दैट हाई। भले आई डोंट नो इंटरनेशनल फिगर्स क्या हैं, बट हम जब थे सीपीएलसी में हम FBI के फिगर्स जो आते थे वेबसाइट पे वो हम लेते थे और उसको इक्वेट करते थे, तो अरे देयर वाज नो कंपैरिजन, इतना हाई होता था। जब ऑपरेशन क्लीन अप हुआ 92 में, हमने क्या किया, छोटे छोटे बोर्ड्स बनाए जिसमें पुलिस उठाती थी, वो बोर्ड पे आप अगर कंप्लेंट करें उसको पब्लिक सेफ्टी बोर्ड कहते थे, और हम उसको मॉनिटरिंग कंपनी सीपीएलसी के साथ, एक सीपीएलसी का मेंबर होता था, एक रेंजर्स का कर्नल होता था, एक पुलिस का डीआईजी होता था या एसपी होता था, ये 3 लोग होते थे और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जिसको भी उठाया है ये कमेटी के सामने बताते थे क्या एविडेंस है क्या नहीं है फौरन छोड़ देते थे। तो इस तरह से चीजें बनाएं जिसमें आप कम्युनिटी को सर्व करना चाहें, मगर ये उसी वक्त हो सकता है जब आप सर्विस ओरिएंटेड का आपका कंसेप्ट हो, आप करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए नवाज शरीफ साहब का जब लास्ट टेन्योर था इन 2014-15, जब ऑपरेशन क्लीन अप किया था, कराची का बहुत बुरा हाल था, एक्सटॉर्शंस थे, किडनैपिंग्स थे, और अगेन वापस इट वाज रियली बैड, और लैंड माफिया था, लैंड ऑक्यूपाई कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर वाज एट इट्स वर्स्ट, गवर्नर्स रूल आने जैसा लग रहा था। बट जब उन्होंने पुलिस ऑर्डर लाए, उसमें पब्लिक सेफ्टी बोर्ड बना, अरेस्ट उठाने का ऑर्डर्स चेंज हुए। क्या किया चेंजेस कि आप जब किसी को अरेस्ट करें टेररिज्म में, उसको आप डिटेन कर सकते हैं 3 महीना 4 महीना। अमेरिका में लॉ है, ब्रिटेन में लॉ है, तो वहां ह्यूमन राइट्स है। आप हार्डकोर टेररिस्ट को उठाते हैं तो दूसरे दिन बोलता नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, पूरा आपने चेंज किया, आपने कन्विक्शन के लिए जो लॉयर्स बनाए, जो चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग के लिए किए, वो कैपेबिलिटी नहीं है, दे डोंट हैव इट, उनको ना नॉलेज है केसेस लाने की, कोर्ट्स में चेंजेस नहीं है। कोर्ट कहती है कि विटनेस रखो, विटनेस वो हो जो आज रेड किया उसका पड़ोसी हो। मुझे पूछना है चीफ जस्टिस साहब को कि आपके घर के बाजू में रेड होगा तो विल योर फैमिली मेंबर्स कम एज विटनेस टू द कोर्ट? नहीं आएंगे। तो ये जब माहौल आपका इतना अच्छा हो जाए तो अलग बात है, बट आपको टेम्पररी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे लॉज में। आपको ओवरनाइट, ब्रिटेन में आपने डिसऑर्डर किया, दिन रात को चले वहां पे कोर्ट्स, ब्रिटेन में जो इतना आप कहते हैं चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ओके, दिन रात चले, कन्विक्शन किया, 3 महीने में पैकअप कर दिया। दुरुस्त। अभी देखिए अमेरिका में जिन्होंने रेड किया था कैपिटल हिल को, उनके ट्रायल्स चले 4 साल, 5 साल, 7 साल, किस पे? वीडियो पे रिकॉर्ड करके, फोटोज देख के उनको सजाएं हुई हैं। तो आप भी यही कर रहे हैं ना, आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख के पकड़ रहे हैं उनको, जिन्होंने जो भी डिजास्टर किया है। तो आज भी अगर आंख नहीं खुलती है कि आपको रूल ऑफ लॉ चेंज करना है, तो गॉड हेल्प अस, हम दिन पर दिन टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं और नीचे जाते जा रहे हैं। ये सारे लॉज, जुडिशियल रिफॉर्म्स आपको लाना पड़ेगा, जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम जो है उसको खोलें, बेहतरीन प्रोग्राम था। यहाँ पे हमने सिंध में बना भी लिया था ऑनरी मैजिस्ट्रेट्स, मुझे याद है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनको पावर है दोपहर में ट्रायल्स करने के लिए। देखिए छोटे चलान्स हैं, ट्रैफिक के हैं, स्मॉल थेफ्ट के हैं, स्मॉल कंप्लेंट्स के हैं, वो चला सकते हैं दोपहर में। आपके पास लॉयर्स बेतहाशा हैं, आप अच्छे लॉयर्स को लें, छोटे छोटे कोर्ट्स बनाएं, गिव देम स्मॉल दिस थिंग, वो बनाया। बट वो जो ऑनरी मैजिस्ट्रेट्स के चूजिंग करने गए तो सीपीएलसी को नहीं अलाउ किया चूज करने मेंबर्स, कोर्ट ने कहा हम चूज करेंगे, उन्होंने चूज किया, वो चलाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त और आपने बातें कही हैं, इतने आपने नुकात उठाए हैं कि उनके ऊपर, हर एक के ऊपर एक अलग से, मैं कहता हूँ ना सिर्फ एक शो हो सकता है बल्कि किताब लिखी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से हम इसको जारी रखेंगे। हारून साहब, अगर कोई आपने कुछ ऐड करना है, अदरवाइज वी शुड रैप अप आज की हमारी जो है नशिस्त, क्योंकि सारे आपका प्रोग्राम का मैं एडवांटेज लेके बताता हूँ। देखिए आपका फेडरल लेवल पर नेशनल एक्शन प्लान बना, NAP, ओके जी, उसको स्टडी कर लें। कुछ किया उसने आज तक? नहीं किया। इतना सीरियस बॉडी,
अच्छे लोग आए, गुड पुलिस ऑफिसर्स को लगाया था, बेहतरीन चला सकते थे, बट क्या प्रॉब्लम है, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्मी, द लोकल लॉ एनफोर्सर्स, द जुडिशरी। दे डोंट, यही पुलिस ऑर्डर था जापानीज पब्लिक सेफ्टी कमीशन, जिसमें एक टीम बनती है जिसमें द जज, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, द एसपी, द डीआईजी सिट डाउन, हर हफ्ते मिलते हैं, डिस्कस करते हैं केसेस, क्या प्रॉब्लम्स आए, एक्विट क्यों हुए लोग, वो एक्विट को स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा जापान में 2% एक्विटल है, तो वो दिमाग लड़ रहे हैं कि 2% क्यों है एक्विटल। आप एक्विटल्स को स्टडी करें, क्यों हर आदमी एक्विट होते जा रहा है। 5 साल जेल में रख के बाद में आप एक्विट करते हैं, जाती नहीं है। आप लोगों को जेल में रख रहे हैं, 6 महीने की सजा है, 3 साल तक केस चल रहा है। खाली करें जेल्स, रिहैबिलिटेशन करें, गेट देम आउट, सर्विस ओरिएंटेड पुलिस फोर्स लाइए, अकाउंटेबल पुलिस फोर्स लाइए। आजकल बच्चियां कितनी हैं जो बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेल को बीट कर रहे हैं। आप 40% वुमेन को लगाइए पुलिस में, बिल्कुल उनको आप कांस्टेबल कोई नहीं आएगा पढ़ी लिखी बच्ची, आप उनको सीधा एएसआई रखें, उनको जो एरिया में रहते हैं उसी पुलिस स्टेशन में उनकी ड्यूटी लगाइए। मैं देखता हूं कौन सा क्रिमिनल रह सकता है, कोई एरिया में नहीं रह सकेगा। बच्चियों के पास लोग कन्फाइड भी करेंगे, वो आएंगी भी, वो उस मोहल्ले में रहने वाली होगी, उसकी शादी होनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसका करप्शन लेवल रहेगा, नहीं कर सकती कोई। तो माशाल्लाह आप ऐसे फैसिलिटेटिंग रूल्स लाइए, बेहतरीन चल सकता है। और हम इतना मायूसी नहीं है जो इतनी मुल्क में मायूसी बनी हुई है आजकल, ये हमारे खुद के डूइंग्स है। जब हम ऑपोजिशन में आते हैं तो हम बेहतरीन अकल की बात करते हैं, जिस दिन हुकूमत में बैठते हैं हमारा सब चीज हम भूल जाते हैं। 100%। ये एक्चुअली फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, एंड वी विल इंशाल्लाह हैव मोर, टाइम की कमी होती है। एंड रजा, आई जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग कि मेरे 2-3 और सवाल थे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम जमील साहब, वो अब आपने जवाब देना है डी वेपनाइजेशन के ऊपर, मदरसा रिफॉर्म्स के ऊपर, और आपका फेवरेट जो है ट्रैफिक, व्हाई इज ट्रैफिक, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लॉ एंड ऑर्डर से लिंक होके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रजा जब करेंगे तो बिल्कुल जी। डी वेपनाइजेशन तो देखें अमेरिका में भी बहुत बड़ा मसला है डी वेपनाइजेशन का, तो हम बिल्कुल कोलंबिया का मॉडल स्टडी के बड़ा जबरदस्त बनाया था। तो बहुत शुक्रिया जमील साहब, हम इंशाल्लाह दोबारा भी आपको जहमत देंगे। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, क्योंकि ये ऐसी डिबेट्स हैं, ऐसे ख्यालात और व्यूज हैं और सॉल्यूशंस हैं जो कि एक वाइडर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को पहुंचने चाहिए। और वंस अगेन थैंक यू हारून साहब, आपने जमील साहब को जो है घेरा है वो आप ही का कारनामा है। इसके साथ ही नाज़रीन, खुदा हाफिज।